हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर चर्चा करने वाले हम लोग, आप देख भी रहे हैं। इन सब पर फटाफट कंटेंट लेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 21 अप्रैल यानी कल ही संडे को मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का अब तक का टोटल कंटेंट होगा, उसमें देखिएगा ज़रूर। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर लाइव होगा और ऐप पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है उनको भी ऐप पर लाइव मिलेगा वो वीडियो। ओके, तो पूरे मतलब 4 महीने का टोटल कंटेंट होगा, हर तरह के टॉपिक होंगे आप सबके लिए। 600 से ज़्यादा MCQ उसमें होंगे। फटाफट करंट अफेयर्स करवाएंगे आपको, देखिएगा ज़रूर, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। ओके, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, किसे किया है? फिलीपींस। देखिए, से पहली बार है जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी तक भारत में खुद ही उसका यूज़ किया जा रहा था, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो कब भेजा गया? 19 अप्रैल को ये पहली खेप भेजी गई है। और ये देख रहे हैं आप ये वीडियो। तो ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। ठीक है, एक बार फिलीपींस का मैप देख लेते हैं और उसके बाद फिर और डिटेल बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ओके, और फिलीपींस चलते हैं अब। फिलीपींस जो है वो यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप। ये प्रशांत महासागर है, वहीं पर फिलीपींस है। इस तरफ चाइना है, ये साउथ चाइना सी है यहाँ पर, जो कि विवाद रहता है चाइना और फिलीपींस को। और इसलिए इसको बहुत ज़रूरत थी फिलीपींस को कि उसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होनी चाहिए। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे इस मिसाइल के बारे में, तो जनवरी 2022 में पहली बार फिलीपींस और भारत के बीच में डील हुई थी। डील पर साइन हुआ था। 2021 से ही बात चल रही थी, लेकिन 2022 में जनवरी में ये डील साइन हुई थी। $375 मिलियन, लगभग 3130 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। तो ये ओके। अब सवाल है कि भारत ने कितनी मिसाइलें फिलीपींस को दी है। देखिए, अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। अभी पहला बैच गया है वहाँ पर। और इंडियन एयरफोर्स के जो C-17 ग्लोब मास्टर है, जो देख रहे हैं आप वीडियो में, इसी में लोड करके इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा गया है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की आधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है, टॉप देश बना दिया है। तो ब्रह्मोस के बारे में कुछ और बात कर लें हम। ओके, तो इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 2.8 से लेकर 3 मैक के बीच में। और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, जो भेजी गई है यानी जो दी गई है फिलीपींस को, वो वाली। वैसे DRDO इस पर बहुत काम कर रहा है और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक करने की कोशिश जो है उस पर रिसर्च चल रहा है। ओके, अभी 350 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और ये 4321 किलोमीटर, मतलब अगर इस मैक को निकालेंगे लगभग 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मारता है। तो ऐसे में कोई इतनी रफ्तार है तो फिर इसको रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। ओके, इस मिसाइल को जल, थल और वायु तीनों से मारा जा सकता है, मतलब लॉन्च किया जा सकता है। और इसी क्षमता को क्या कहते हैं? ट्रायड कहते हैं, ट्रायड क्षमता कहते हैं। ओके, ट्रायड क्षमता वो कुछ ही देशों के पास मौजूद है, मतलब इसमें पनडुब्बी से भी, पानी के जहाज से, विमान से, ज़मीन से, कहीं से भी हम छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया और भारत का DRDO, तो उसने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया है। और इसके लिए पहली बार भारत और रूस के बीच में इसको डेवलप करने के लिए फरवरी 1998 में एग्रीमेंट साइन किया गया था और तब से मिसाइल के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रूस की नदियों के नाम पर है। भारत की कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। और रूस की मॉस्कोवा जो रिवर है उसके नाम पर है ये। ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में क्या होता है? 2 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, एक रडार होता है, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके ज़रिए सबमरीन, शिप या एयरक्राफ्ट, उसके ज़रिए ब्रह्मोस मिसाइलें
जो है 2 ब्रह्मोस मिसाइल 10 सेकंड के अंदर में दुश्मन की ओर दागी जा सकती है। ठीक है, और भारत ने फिलीपींस को मिसाइल के ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग दी है। जो पूरा सिस्टम होता है उसको एक बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब सवाल ये होगा कि फिलीपींस ने आखिर क्यों खरीदा है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, फिलीपींस को जब ये मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी हुई है, ऐसे वक्त पे जब चीन के साथ साउथ चाइना सी को लेकर बहुत तनाव बढ़ा हुआ है। ये है चाइना और यहाँ पर है ये फिलीपींस। तो इन दोनों के बीच में जो साउथ चाइना सी है, इसको लेकर बहुत तनाव बना हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के जो 3 मिसाइल सिस्टम है उसको तटीय इलाके यानी इन सब इलाकों में वो लगाना चाह रहा है, ताकि चीन से जो खतरे हैं उससे निपटा जा सके। दरअसल फिलीपींस का जो समुद्री विवाद है वो चीन से तो है, उसमें हुआ ये क्या है कि फिलीपींस के कुछ जो द्वीप हैं उस पर चीन आके कह रहा है कि वो उसका द्वीप है, वो अपना अधिकार जमाता है। चीन ने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं और इन आइलैंड्स के जरिए वो कह रहा है कि अपना उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है ना, वो उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है। मतलब अगर यहाँ आइलैंड बना लिया तो उसने कह दिया कि ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इधर भी हो गया, वो भी दावा हो गया, तो ये भी हो गया, तो इसका छोटा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो दूसरे देशों का जो समुद्री क्षेत्र है उन सब पर भी वो अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है चाइना। और इसी वजह से साउथ चाइना सी यानी साउथ चाइना सी ये इतना बड़ा इलाका होता है। ठीक है, ये हो गया साउथ चाइना सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन है, कई देशों के साथ टेंशन है, वियतनाम के साथ भी है, इधर सिंगापुर को भी आके परेशान करता है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन सब को कहीं ना कहीं चाइना परेशान कर रहा होता है। तो अभी फिलीपींस ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ खरीद लिया। ठीक है, देखिए, फिलीपींस से जुड़ा हुआ एक और बात बताऊं, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था। उसमें कहा था कि चीन के जो प्रमाण है वो उससे ये प्रमाणित नहीं हो पाते कि ऐतिहासिक रूप से फिलीपींस के पास जो द्वीप है उस पर चीन का कोई कंट्रोल रहा हो। लेकिन चीन ने उस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। भारत के लिए भी ये इलाका यानी ये जो साउथ चाइना सी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत का 95% व्यापार समुद्र के जरिए होता है। ठीक है, और उसका लगभग यानी 95% का लगभग 55% जो व्यापार है वो साउथ चाइना सी के होकर ही जाता है इस तरफ से। ठीक है, यहाँ से ये होते हुए इधर से आगे बढ़ता है अलग अलग देशों में। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और चूँकि हम ब्रह्मोस दे रहे हैं तो यहाँ हमारे भारत का मिसाइल सिस्टम यहाँ पर तैनात है। क्या क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं भारत को ये ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने से। पहला फ़ायदा है विदेशी मुद्रा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया है तो उससे काफ़ी कुछ डॉलर मिले हैं भारत को, और इस तरह की जो डील होती है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिली है। और दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है इतना मिसाइल सिस्टम में। दूसरी क्या बात है, चीन के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही है उसमें ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मतलब देकर भारत ने फिलीपींस को चीन के खिलाफ जो बन रहा माहौल है उसका साथ दिया। ये सौदा भारत और फिलीपींस के संबंधों में भी और मजबूती लाएगा। दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस का कारोबार है वो बेहतर होगा। ओके, और क्या बात है, आर्म्स एक्सपोर्टर देशों में बेहतर स्थान प्राप्त करना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चल रहा है, तो हम सैन्य हथियारों का आयात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक हैं। पिछले जो रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट थी 2022-23 की, उसमें भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पार कर गया था। ठीक है, और भारत करीब 85 देशों में मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। हार्डवेयर मतलब कुछ पार्ट्स वगैरह। और जो अगर बड़ी चीज़ों की बात करेंगे जो एक्सपोर्ट करने में, तो डोर्नियर 228 विमान है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, पिनाक रॉकेट, थर्मल इमेजर्स, तो ये सब एक्सपोर्ट भारत करता है। ठीक है, तो अब दूसरे देश भी हो सकता है कि भारत और रूस के द्वारा जो संयुक्त रूप से निर्मित हैं सहयोग से, और भारत में निर्मित है ब्रह्मोस मिसाइल, वो दूसरे
देश भी खरीद सकते हैं और कोशिश चल रही है बेचने की। इंडोनेशिया और वियतनाम ने मिसाइल सिस्टम पूरा खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, उन सब में महत्वपूर्ण है, वो आपने डिटेल में जान लिया। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर भी मिल जाएगा। अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे रेलवे का भी अभी निकला हुआ है वैकेंसी, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, उन सब की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान है, आप ले सकते हैं। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है कुछ वक्त के लिए, ओके। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए वहाँ किस तरह के कंटेंट है, ओके। काफ़ी काम आएगा, उसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ तो कई तरह के होंगे, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होगा और उसमें वीडियो का लिंक भी रहता है। जैसे आपने जो अभी वाला वीडियो देखा तो मैप के ज़रिए देखा, तो वो सब चीज़ें समझने के लिए आप पीडीएफ पर लिंक जो होगा, वीडियो का लिंक, उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा और सारी बातें आपको वहाँ दिख जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? वीटो लगा दिया मतलब वो प्रस्ताव जो है खारिज हो गया। आंसर होगा अमेरिका। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। नहीं, देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस का पूर्ण सदस्य, जैसे भारत है ना पूर्ण सदस्य, और बहुत सारे देश हैं पूर्ण सदस्य हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। उसका एक अंग होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। देखिए, अभी फ़िलिस्तीन की जो आइडेंटिटी है ना, वो एक देश के तौर पर नहीं है। भले ही भारत ये मानता हो कि हाँ वो एक देश है, और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो मानते हैं कि फ़िलीपींस एक देश है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में वो चूँकि सदस्य नहीं है, इसलिए वो एक देश के तौर पर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वह ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला आया। अल्जीरिया ने ये प्रस्ताव दिया था कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए किसे, फ़िलिस्तीन को, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। उसके बाद फ़िलिस्तीन जो है ना यूनाइटेड नेशंस का वो परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। देखिए, 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद होती है और उसमें फ़िलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े थे 15 सदस्यीय वाले सुरक्षा परिषद में, इतना ज़्यादा। जबकि ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड वो वोटिंग से दूर रहे थे और फिर उसी दौरान वीटो कर दिया अमेरिका ने। ये अमेरिका के प्रतिनिधि हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसकी वजह से वो प्रस्ताव गिर गया। माना यह जा रहा था कि गजा में जो तबाही हुई थी उसके बाद अमेरिका जो है वो प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया और यूनाइटेड नेशंस में पूर्ण सदस्यता हासिल करने की फ़िलिस्तीन की दूसरी कोशिश थी। फ़िलिस्तीन को एक बार देख लेते हैं मैप के ज़रिए, फिर काफ़ी कुछ आपको समझ में भी आएगा। यह है अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कलरफुल में जो देख रहे हैं, ये रेड कलर में जो है वो इज़राइल है। पहले ये पूरा इलाका फ़िलिस्तीन हुआ करता था, फिर इसको ब्रिटेन ने और फिर पश्चिमी देशों ने मिलकर यहाँ इज़राइल की स्थापना की, यहूदी देश की स्थापना की, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इज़राइल ये हालत हो गई है कि यहाँ पर एक टुकड़ा बचा है जो गजा स्ट्रिप कहते हैं, गजा पट्टी कहते हैं इसको, और दूसरा यहाँ पर ये है, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। तो ये दो टुकड़े में है और अभी इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो गजा में चल रहा है। तो यहाँ चर्चा हो रही है वीटो पावर की। वीटो पावर के बारे में आप जानते होंगे और फिर भी मैं बताऊँ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मुद्दा आता है, मतलब तमाम जो भी यूनाइटेड नेशंस में जो महत्वपूर्ण फैसले होने हैं वो फाइनली होने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, ठीक है। अगर महासभा ने ओके कर दिया फिर भी वो फिर इधर आएगा। तो यूनाइटेड नेशंस में 5 अस्थायी मेंबर हैं, इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है, और इन्हीं के पास, इन पाँचों के पास वीटो पावर है। अन्य जो सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं 10, उनके पास वीटो पावर नहीं होता है। तो सुरक्षा परिषद बिना इन 5 देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव पारित या लागू नहीं कर सकता है।
5 में से एक सदस्य भी अगर वीटो कर देता है तो प्रस्ताव वहीं से खारिज हो जाता है। ठीक है। फिलिस्तीन को दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है देश के तौर पर, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य नहीं बन सका है। जबकि इसराइल इसराइल को 1947 में ही यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो मिल गई थी। ठीक है। 2012 में फ़िलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का गैर सदस्यीय देश बनाया गया था। कब? 2012 में। ये वो देश होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में अपना पक्ष तो रख सकते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? जनरल असेंबली वगैरह में। ठीक है। और फ़िलिस्तीन के अलावा एक और है वेटिकन सिटी, वो भी गैर सदस्यीय देश है। तो ये पूरा मुद्दा मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर होगा इसका 1984। कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था, यानी 40 साल पूरे हो चुके हैं और ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। क्या हुआ था इस दौरान? मैप के ज़रिए समझते हैं। प्यारा भारत है और यहाँ अभी तो वो लद्दाख का इलाका है। ठीक है। तो वहीं पर इस जगह पर है सियाचिन। यहाँ पर सियाचिन के कुछ ग्लेशियर्स पर उस क्षेत्र में क्या था, पाकिस्तानी ने वहाँ अपना अड्डा बना लिया था। काराकोरम पर्वतमाला में जो नुब्रू घाटी की ओर जो देखते हैं करीब 15,632 फीट की ऊंचाई पर, तो भारत ने उस दौरान भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की और ये ऑपरेशन चलाकर और वहाँ पर खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को। ये ग्लेशियर वहाँ चरम मौसम में बहुत बुरी हालत होती है वहाँ रहना, लेकिन भारत ने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल किया। हालांकि इसमें 1150 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, वो शहीद हुए थे अत्यधिक ठंडी मौसम के कारण। और सियाचिन जो है ना वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है। ये है सियाचिन, वहाँ के जो पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं मैप के ज़रिए, 3D मैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया? आंसर का इसका ए और बी दोनों, यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14 ये क्या है, इसमें समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। तो इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये फैसला किस मामले में आया, कैसे आया? तो लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है प्रजाति की, तो उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला था। ठीक है। देखिए ये टॉपिक रह गया था तो मैं ये कवर कर रहा हूँ आपके लिए। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पक्षी है। मामला तो 2021 में ही गया था, अप्रैल 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ओवरहेड यानी ज़मीन से ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है उनको स्थापित करने में प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। और ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उसको कहा था कि भूमिगत यानी अंडरग्राउंड लाइनें किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल होता ये था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है इसकी जो आँखें हैं वो ऊपर की ओर थोड़ी, तो सामने ठीक सामने देखना इसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में ये टकरा जाते थे तार से और करंट की वजह से मर जाते थे। तो ऐसे में चूँकि ये विलुप्त प्राय है ही, साथ में अब चूँकि इनकी मौत उससे हो रही है तो उसको वो एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ था। कब फैसला हुआ था? काफ़ी पहले हुआ था। तो उसी के बाद फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई लोगों को बिजली सप्लाई भी तो ज़रूरी है और इससे अगर हम ओवरहेड लाइन नहीं रखेंगे तो उससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है और समानता के लिए बिजली सप्लाई ज़रूरी है। ओके। तो ये फिर मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मतलब इसमें
हुआ ये कि 3 जजों की पीठ बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने 6 अप्रैल को अभी 2024 में टिप्पणी दी की और कहा कि अनुच्छेद 41A जो है ना, उसमें प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 48A की बात कर रहे हैं। अच्छा, अनुच्छेद 51A में, उसमें उसके खंड G में ये कहा गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे जुड़ी हुई जो चिंता है उसके लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार नहीं है, उनको बिल्कुल अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया। कैसे सुनिश्चित किया? तो मौलिक अधिकार का विस्तार करके इसको सुनिश्चित किया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का विस्तार करके ये सुनिश्चित किया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसमें से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में विस्तार किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 14 वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 वो है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो इस पर काफ़ी मतलब डिस्कशन हुआ कि संविधान में क्या क्या इससे रिलेटेड अधिकार हैं और वो जीवन से रिलेटेड जो एक तो जीवन जीने का जो अधिकार है और इसके अलावा समानता का जो अधिकार है, उसमें क्या हमें इसका अधिकार मिल सकता है? जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसके खिलाफ, उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए कोई अधिकार है तो उसको इसके तहत विस्तार करके इसको मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट लेकर आया। तो ये मुझे लगता है क्लियर होगी बात। ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की रैंक क्या है? आंसर का 10वीं रैंक है दिल्ली की। दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें, और ये जो डेटा है ना वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI की ओर से जारी किया गया है। 2023 के लिए ये रैंकिंग है, मतलब 2024 में जारी किया गया। ठीक है, तो 10वां पोजीशन IGI दिल्ली एयरपोर्ट का है। यहाँ पर 2023 में 7 करोड़ 22 लाख से अधिक यात्री पहुँचे थे और दुनिया के टॉप 10 में ये व्यस्त में से एक है। सबसे ज़्यादा जो व्यस्त एयरपोर्ट है वो अमेरिका का अटलांटा है, पहले स्थान पर यहाँ पर है। 10 करोड़ से भी ज़्यादा यात्रियों ने वहाँ सफ़र किया। दूसरे स्थान पर दुबई एयरपोर्ट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 उसका ताज किसके नाम रहा है? सबसे बेहतर का आंसर का इसका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कतर की राजधानी दोहा में है। तो बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की गई है, उसमें ये नंबर 1 पहले स्थान पर है। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारतीय हवाई अड्डों की बात करेंगे तो टॉप 100 में 4 एयरपोर्ट ने जगह बनाई है। दिल्ली एयरपोर्ट उसकी जो स्थान है वो 36 है। मुंबई एयरपोर्ट 95 रैंक है। बेंगलुरु एयरपोर्ट वो जो है 69th रैंक था पहले, अब 59th रैंक पर है। ठीक है, हैदराबाद है वो 61 रैंक है उसकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्काई ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का कर्मचारी का पुरस्कार, वहाँ का जो कर्मचारी है उसका पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैदराबाद ने ये जीता है और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। GMR जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने ये अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अप्रैल को। ये दिन ऐसे लोक सेवकों के लिए मतलब समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। कैसे ये शुरू हुआ इस दिन? क्यों?
दरअसल इसी दिन 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए जो नियुक्त हुए थे और जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे उन सबको संबोधित किया था। और इसी दौरान उन्होंने सिविल सेवकों को भारत के का स्टील फ्रेम कहा था। कब कहा था? इसी दौरान 21 अप्रैल 1947 को। ठीक है, तो बाद में फिर इस दिवस को घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर होगा अबू धाबी में। कब से कब तक? तो 16 से 18 अप्रैल तक ये आयोजन हुआ अबू धाबी में। ठीक है, यूएई की राजधानी है ये अबू धाबी, वहीं पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन यानी स्पेस, उसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में किया गया? आंसर होगा केरल। केरल में कहाँ पर? इडुक्की में किया गया। किसने किया उद्घाटन? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किया। और इसकी स्थापना डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और समुद्री विज्ञान प्रयोगशाला उसने स्थापना की है। और ये क्या करेगा यहाँ पर होगा? तो जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर, तो इन सब में जो उपयोग होता है सोनार प्रणाली, तो उसका मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। और ध्यान रखिएगा, संडे यानी कल ही है, सुबह 10 बजे ज़रूर देखिएगा। मैराथन वीडियो आ रहा है 2024 का मैराथन टोटल करंट अफेयर्स। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे। आपके तमाम जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ओके, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।